हेलो गाइस, नमस्कार। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत के प्रैक्टिस सेट टॉप 30 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस। जो हमने ये प्रैक्टिस सेट लगाया है या लिया है, उसमें जो क्वेश्चन है वो पेपर के अकॉर्डिंग ही मेंशन करके किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा पेपर है वो 30 क्वेश्चन का आता है। संविदा वर्ग 3 का हो या सीटेट का हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमने पेपर का बेस तैयार किया है, क्वेश्चन रखे हुए हैं। जैसे हम देखते हैं कि 30 क्वेश्चन का पूरा पेपर आता है। क्वेश्चन का पूरा तो 30 क्वेश्चन का पेपर आता है, जिसमें अपन देखते हैं कि 15 नंबर की क्या हो जाती है, पेडागॉजी होती है। 15 नंबर की पेडागॉजी प्लस 5 नंबर की ग्रामर प्लस 5 नंबर का क्या होता है, गद्यांश, और 5 नंबर का क्या होते हैं, पद्यांश होते हैं। 5 नंबर के जो टोटल जो कि 30 नंबर का होता है। और जो हम 5 नंबर की सोचते हैं कि ग्रामर पे ही संस्कृत में ज़्यादातर ध्यान देते हैं, जोर देते हैं, और जो कि आती ओनली कितने की है, 5 नंबर की, ठीक है। और जो संस्कृत शिक्षण विधियां हैं संस्कृत की या पेडागॉजी है, जिस पर अपन ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाते या पढ़ते भी हैं तो हवाई पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा और आगे चले, क्योंकि अपन को लगता है जब पढ़ने में ऐसा एहसास होता है कि नहीं हमसे तो ये बन जाएंगे, ये तो हो जाएगा। और ज़्यादा मार्क्स कहाँ से मिलते हैं, वो मार्क्स के अनुसार वो 15 नंबर होते हैं। आधा पेपर होता है सीधे वो पेडागॉजी से होता है, तो उनको मार्क्स के अनुसार अपन को पढ़ना तो अनिवार्य है। और वो भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे से पूछते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन को हमने ये सब मेंशन करके रखा हुआ है। 50 नंबर की पेडागॉजी ली है हमने भी इस प्रैक्टिस सेट में, 5 नंबर की ग्रामर ली है, 5 नंबर का पद्यांश और 5 नंबर का गद्यांश लिए हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए अपन प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, भाषा कौशल के विकास में भाव ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोलकर, बी लिखकर, सी सुनकर, डी ए सभी। तो भाषा कौशल में भाव ग्रहण किया जाता है। अब भाव ग्रहण करना है अपन को, ठीक है, ध्यान रखना, प्रकाशन नहीं करना है, बोलना नहीं है किसी को, अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं अपन, ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बोलकर क्या हम कर सकते हैं भावों को ग्रहण, लिखकर कर सकते हैं, कि सुनकर कर सकते हैं, कि ये तीनों। जल्दी बताइए, आपके पास कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड है। तो इसका जो आंसर राइट है वो ऑप्शन नंबर सी है, मतलब कि सुनकर ही हम भावों को ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, बोलते हैं तो अभिव्यक्ति होती है, अपने अंदर के भाव को अपन दूसरों को पहुंचाते हैं, लिखकर भी अपने अंदर के भावों को अपन बताते हैं दूसरों को। और ये सभी तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों आंसर ए और बी, ए ऑप्शन रॉन्ग है, तो आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी भाषण कौशल की गतिविधि नहीं है। अब भाषण कौशल की गतिविधि नहीं है, अब कौन सी नहीं है जिसमें भाषण कौशल का उपयोग नहीं होता। भाषण कौशल मतलब बताना, व्याख्या करना। अब वार्तालाप करेंगे तो हम भी बोलेंगे और तुम भी बोलोगे। वार्तालाप में तो भाषण कौशल का यूज होगा या नहीं। परिचर्चा, एक दूसरे से चर्चा करते हैं जब छात्रों के बीच और शिक्षकों के बीच होती है, तो उसमें भी भाषण कौशल का यूज करेंगे। अब भाषण देंगे, व्याख्या दे देंगे किसी चीज़ की, तो भाषण कौशल का यूज करेंगे। क्या खेल कूद में ज़रूरी है, बैट बॉल लेके खेलने चले जाते हैं,
तो उसमें भाषा कौशल का यूज उतना ज़्यादा तो नहीं होता है। हाँ, कभी कभी अपन बीच में बात करते रहते हैं तो उतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम भी बोल लें और तुम भी बोलो वहाँ पे, या खेलने वाला बैट्समैन या बॉल वाला बोलने लगे। तो इसमें जो आंसर राइट है वो क्या कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के तहत कौन से तत्व समाहित हैं? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, भाषा कौशल के प्रश्न, प्रति उत्पन्न के प्रश्न, या फिर ये सभी। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति के तहत ऐसे ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिसमें कि हम मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, बोल सकते हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हो या भाषा कौशल के क्वेश्चन हो या फिर आप अंदर से उत्पन्न क्वेश्चन हो अपने माइंड से इंक्रीज, तो वो सभी आएंगे। इसका तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? 4 नंबर, त्रिभाषा के सूत्र के अनुसार कौन कौन सी भाषाएं पढ़ना अनिवार्य है? दिए गए विकल्प में से गलत की पहचान करें। देखिए इसमें गलत की पहचान करना है, इस पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि यहाँ से हमेशा लोगों की मिस्टेक हो जाती है। क्या लिखा है इसमें? गलत की पहचान करें। मतलब कि 3 भाषाएं तो ऐसी हैं जो बोली ही बननी चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है, क्या है? प्रादेशिक भाषा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी विदेशी भाषा, क्या पढ़ना अनिवार्य है? हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा। तो इसमें क्या आ जाएगा? देखिए प्रादेशिक भाषा है जो प्रादेशिक भाषा जो अपने प्रदेश में बोली जाती है, ये तो अनिवार्य होगी ही, मातृभाषा के रूप में बच्चा सीखता है इसको। दूसरी भाषा कौन सी है? विदेशी भाषा। हर कोई विदेश नहीं जाता रहता डेली, ठीक है ना। या फिर सी हिंदी भाषा या डी अंग्रेजी भाषा। तो जो ऑप्शन नंबर राइट है अपन को गलत की पहचान करना है उतना। क्या है? विदेशी भाषा ही इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि विदेशी भाषा उतना पढ़ना अनिवार्य नहीं है। हर कोई के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम विदेशी भाषा सीखने लग जाएं। इतने सारे देश हैं, इतने सारे पड़ोसी देश हैं, किस किस की भाषा सीखेंगे। हाँ, उनके लिए जॉब के लिए अनिवार्य होता है, जो राजदूत वगैरह होते हैं, बट जो अपन डेली लाइफ में रहते हैं तो अपन को 3 भाषा तो अनिवार्य रूप से बनने ही चाहिए। कौन कौन सी? प्रादेशिक भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। तो इसमें गलत की पहचान करनी थी, तो आंसर कौन सा आएगा? बी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम शिशु निर्देशक वाक्यों का प्रयोग कहाँ करता है? अब जो बच्चा होता है, शिशु होता है, कहाँ करता है निर्देशक वाक्यों का प्रयोग? ऑप्शन नंबर ए मित्रों के बीच, ऑप्शन नंबर बी माता पिता के बीच, ऑप्शन नंबर सी समाज के बीच, ऑप्शन नंबर डी बाल विद्यालय में।
तो सबसे पहले की बात हो रही है, बाकी निर्देश तो फिर सब जगह देते हैं अपन लोग ना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, किसी निर्देशन देना, निर्देश देना। तो ऑप्शन नंबर बी है जो वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चा माता पिता से ही बोलता है, माता पिता से ही निर्देशक वाक्यों का प्रयोग करना शुरू करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। थार्नडाइक द्वारा प्रस्तुत अधिगम के नियम में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? अब थार्नडाइक का आपने सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा, उन्होंने बिल्ली पर दिया था, बॉक्स में बिल्ली को बंद कर दिया था बाहर, और बॉक्स में एक लीवर लगा दिया था, उसको दबते ही दरवाज़ा खुलता था, और बाहर क्या रख दिया था, उसको मछली का टुकड़ा रख दिया था, जिससे लीवर जब भूखी बिल्ली यहाँ वहाँ घूमती घूमती संयोग बस क्या हो जाता है, एक बार उसका पैर पड़ जाता है उस लीवर पे, वो बटन दबते ही वो खुल जाता है वो बॉक्स, और बाहर जा कर के बिल्ली क्या कर लेती है, अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। तो उनके अनुसार उन्होंने मुख्य 3 नियम बताए थे, उनमें से अपन को एक नहीं बताना है कि क्या नहीं बताया उन्होंने, ठीक है, क्या शामिल नहीं है। क्या व्यवहार का नियम, तत्परता का नियम, अधिगम का नियम, कार्य के परिणाम का नियम, क्या आएगा, क्या नहीं है इन तीनों में से? 3 तो हैं। देखो पहले नंबर तो बिल्ली को भूख लगी थी, वो तत्पर थी काम करने के लिए कि किसी प्रकार हो इसका बॉक्स खुल जाए और वो भोजन कर ले, तो तत्परता का नियम दिया था। अभ्यास का नियम, अब उसको ये फिर से थोड़ी ना पता था कि इस वाले जगह पे मैं पैर रखूँगी, बटन दबेगी, लीवर खुलेगा, वो तो यहाँ वहाँ घूम रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, अभ्यास कर रही थी, और जैसे ही उसका पैर पड़ा तो वो दरवाज़ा खुल गया। अब नेक्स्ट बार भी वो ऐसे ही करते करते अब घूमती रहती थी यहाँ वहाँ, तो फिर से दरवाज़ा, और लास्ट में ऐसा होता है कि वो अभ्यास करते करते इतनी ज़्यादा वो समझने लगती है कि ये यहाँ पे मुझे एक क्रिया करना है ना, और वह दरवाज़ा खुल जाएगा। तो अभ्यास का नियम दिया था उन्होंने। कार्य के परिणाम का नियम मतलब प्रभाव का नियम दिया था। अब कार्य के परिणाम का नियम, यदि उसको दरवाज़ा खोलने पे यदि उसको प्रभाव ना मिलता, मतलब मछली का टुकड़ा ना मिलता, तो क्या वो काम करती, क्या वो लीवर को खोलना सीखती? कभी नहीं सीखती। तो प्रभाव का नियम दिया था। इसमें से जो आंसर राइट है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार का नियम उन्होंने नहीं बताया था। चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पे। भाषा अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से क्या नहीं है? अब इसमें भी अपन को क्या देखना है, अधिगम की प्रक्रिया में से क्या नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया में भाषा को सीखने की प्रक्रिया में काम नहीं आता, मतलब नहीं करते हैं अपन लोग। ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास अनुकूलन, अनुकरण, अशुद्धता, अंतर्दृष्टि। कुछ भी सीखना होता है तो सबसे पहले तो लोग अभ्यास तो करते ही हैं। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, जैसे अपन लोग प्रैक्टिस लगाते हैं ना कि किसी भी हाल में हमारा एग्जाम निकल जाए, अभ्यास करते हैं बार बार। वो तो अपन समझते हैं, लेकिन क्या होता है बार बार अभ्यास करने से निपुणता आती है किसी भी कार्य में। तो अभ्यास करेंगे। अब भाषा सीखते हैं, भाषा तो अपन ने देखते हैं कि अनुकरण के माध्यम से सीखी जा सकती है। कोई भी चीज़ अपन बार बार अनुकरण करते हैं अपने बड़ों का, तभी सीखते आते हैं ना। अशुद्धता का नियम ये तो नहीं पता, और जो तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट है, क्योंकि नहीं बताना है अपन को। ऑप्शन नंबर डी पढ़ लेते हैं। अंतर्दृष्टि का नियम,
किसी भी चीज़ की अंतर्दृष्टि कर लेते हैं, जैसे अपन प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो कौन सा होगा? सी। अब देखते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। शिशु निम्न में से किस बात का प्रयोग नहीं करता? नहीं करता, क्या का कौन सी बात है ऐसी जो शिशु प्रयोग नहीं करता ज़्यादातर? क्या निर्देशक वाक्य नहीं बोलता है शिशु? फर्स्ट वाला। क्या निषेधात्मक वाक्य नहीं बोलता? क्या प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बोलता? क्या यथार्थ वाक्य नहीं बोलता? तो जो इसका ऑप्शन नंबर राइट है, इसका प्रयोग नहीं करता भाई शिशु, बताइए। देखो अपन ने पहले ही क्वेश्चन लगा चुके हैं कि शिशु निर्देशक वाक्यों का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ करता है? अपने माता पिता के बीच। निषेधात्मक वाक्य हमेशा ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, मम्मी कुछ बोलती बेटा ये वाला खा लो, मम्मी नहीं खाना, सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है निषेधात्मक वाक्य का। प्रश्नवाचक वाक्य, अब जो शिशु होते हैं ना, अपनी शैशवावस्था होती है, तो उसमें क्या है, हर चीज की जानने की इच्छा होती है। अपन एक बार नहीं 10 बार सवाल पूछते हैं। प्रश्नवाचक प्रयोग वाक्य का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। अब ये तो जरूरी नहीं ना, ऑप्शन नंबर डी है जो राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हाँ बच्चा हमेशा सही ही बोले जो बोले, वो तो अनुकरण से सीख रहा है, गलतियों से सीख रहा है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा राइट, क्योंकि इसमें नहीं वाला बताना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली प्रयोग कब किया गया था? सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग, सूक्ष्मता से बारीकी से अपनी कमियों को निकालना और पढ़ाना स्कूल में, इसका प्रयोग कब किया गया था? सर्वप्रथम शिक्षण तकनीकी का प्रयोग कब किया गया था? 1966 में, 1967 में, 1968 में या 1982 में? इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। क्या यही संबंध है शिक्षा भाषा का, भाषा में शिक्षा का? या ऑप्शन नंबर बी, भाषा तथा शिक्षा का संबंध स्पष्ट है। ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली जाती है। भाषा का कोई संबंध शिक्षा में नहीं है। डी नंबर, जल्दी से बताइए। क्या शिक्षा, जब अपन शिक्षित हो गए तभी भाषा सीखेंगे क्या? शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है?
बी, भाषा शिक्षा का संबंध स्पष्ट है। सॉरी, यहाँ पे अस्पष्ट था, जो कि स्पष्ट लिख गया है गलती से, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन। अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली जाती है। ऑप्शन नंबर डी, भाषा का कोई संबंध शिक्षा में नहीं है। तो जो आंसर राइट है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण कौशल में भाव निहित है। अब शिक्षण कौशल का क्या भाव निहित हो सकता है भाई? ऑप्शन नंबर ए, धन प्राप्ति, बी फल प्राप्ति, सी योग्यता प्राप्ति, डी निपुणता प्राप्ति। शिक्षण कौशल क्यों करवाया जाता है? इसका भाव क्या होता है? उद्देश्य कि अपन को किसी भी चीज में आंसर नंबर राइट जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निपुणता प्राप्त करना। किसी भी चीज में कार्यकुशल होना, निपुणता प्राप्त करने के लिए, ना कि डिग्री प्राप्त करने को। एलन तथा रियान के अनुसार कितने शिक्षण कौशल की सूचीबद्ध किया गया है? मनोवैज्ञानिक एलन तथा रियान के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 15। तो कौन सा राइट होगा? जल्दी बताइए। एलन तथा रियान के अनुसार शिक्षण कौशल की सूचीबद्ध किया गया है, जो कि है 13, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कादम्बरी संस्कृत की किस विधा का ग्रंथ है? जो कादम्बरी लिखी गई है ना, किसने लिखी है? कादम्बरी बाणभट्ट ने। किस विधा का ग्रंथ है वो? क्या वो चंपू है, नाटक है, पद्य है, गद्य है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वो क्या है? कादम्बरी एक गद्य है। देखते हैं 15 क्वेश्चन। संस्कृत गद्य के कवि नहीं है। कालिदास, दांडी, बाणभट्ट, सुबंध। कौन नहीं है गद्य के कवि? देखो, दांडी ने भी लिखी है, बाणभट्ट ने भी, सुबंध ने भी, ये गद्य के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा वो होगा ए, कालिदास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है। 10 कुमार चरित्रम है, यहाँ पे ग्रंथ लिखा हुआ है बाणभट्ट का, दांडी का, मास का, कालिदास का। किसने लिखा है भाई 10 कुमार चरित्रम ग्रंथ? बाणभट्ट का है।
दांडी का है कि मास का है, कालिदास का है? तो 10 कुमार जो लिखा है वो लिखा है दांडी का भी है, उन्हीं का लिखा गया है 10 कुमार चरित्रम। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं पद्यांश की तरफ। चलिए तो जल्दी से पढ़िए इसको। चलिए तो क्वेश्चन जब आगे पढ़ लेंगे तो अपन को आंसर ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? कह चकोरस्य प्रियम भवति। चकोर को क्या प्रिय लगता है? क्या सूर्य भगवान लगते हैं चकोर को प्रिय, या चंद्र, वायु, कोडपीना? इनमें से कोई नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं। प्रकाश शीतलम यस्य कलाधि च वर्धते तापम तपम हरित सर्वेषां चकोरः प्रिय सह कः। इनमें से जो ताप को हरता है, शीतल प्रकाश करता है, वही चकोर को क्या होता है? प्रिय होता है। तो आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकः चक्षु कस्य अस्ति? एक चक्षु कस्य अस्ति। एक चक्षु से कौन देखता है? यहाँ ए था। क्या काकः देखता है, शुकः देखता है? ऑप्शन नंबर डी, सरिका देखता है। कौन देखता है? एक आंख से, जिसकी एक आंख होती है। चलते हैं पद्यांश की तरफ। देखिए इस लाइन पर आइए। एक चक्षुन काकोयम बिलमिच्छन ना पन्नग है। आप इसको पढ़ लीजिए पॉज करके वीडियो, यदि अच्छे से आपको पढ़ना है तो क्या लिखा है? काकोयम। ये क्या है? एक चक्षु से कौन देखता है? एक चक्षु मतलब आँख, एक आँख होती है। अब बोलते हैं ना, एक आँख से काना है कौआ। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काकः। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। को आपदो दूरगामी भक्ति। कौन आपदा से दूर रहता है? देखिए लास्ट वाले लाइनों की तरफ चलते हैं। आपदो दूरगामी साक्षर है, नाचा पंडिता है। इसमें क्या लिखा है? कौन आपदा से दूर रहता है? पस्वः, पक्षिणः, पत्रम, कोडपीना? कोई नहीं। क्या पस्वः रहता है? क्या पक्षीगण रहते हैं कि पत्रम? इसमें लिखा है कि आपदा से दूर रहता है वो साक्षर इंसान ही रहता है। तो पत्रम इसका जो राइट आंसर है, राइट है। तो आंसर नंबर सी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। कस्यादि न कस्यांत अंति, इसका अंत नहीं होता है। प्रभु का, ईश्वर का, विष्णु का या सभी का, इनमें से सभी। तो अपने मन से भी लगा सकते हैं, संसार वही मानवा। देखिए कहीं लिखा होगा। तो इसका जो आंसर राइट है वो आपको पॉज करके देख लीजिएगा। वीडियो पढ़ना हो यदि पद्यांश को तो पढ़ सकते हैं, पर जो ऑप्शन जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट गद्यांश की तरफ। अब देखिए आप पॉज करके वीडियो पद्यांश को पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ा पद्यांश था जो कि एक स्लाइड में नहीं आ पाए इसकी का क्वेश्चन आंसर, जो कि अपन को नीचे से देखना पड़ेगा। इसलिए उस बार की तरह अपन पहले ही क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आंसर देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो ये मेरा मानना है। यदि आपको पढ़ना हो तो आगे पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो। पढ़ना हो तो अच्छे से पढ़ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह ना मुहति बीरह धीरह वराकः क्लेब्यः, कौन नहीं होता। देखिए देहांत प्राप्ति धीरमस्त न मुहति, तो कौन नहीं, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धीरस्त्र लिखा हुआ है। धीरस्त्र। तो आंसर राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धीरः। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। इसका के अंतवंत संति, किसका अंतवंत नहीं हो पाता है। अंतवंत, वंत मतलब नहीं हो पाता, अंत। देहा विदेहा देहा विद्या विदेया आत्मा अनुजीवनम जीवना। सॉरी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ले चलें आपको के अंतवंत इमे अंतवंत। देखिए इसमें आंसर लिखा हुआ है अंतवंत इमे देहा इत्युक्ता शरीरणः। देह का, शरीर का, सभी का अंतवंत हो जाता है, बट बचता कौन है? आत्मा। आंसर राइट हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छेद अदाय अक्लेश आशोच्य अचलस्य कः संसारः पुरातनः आत्मा जगतः। चलते हैं पैराग्राफ की तरफ।
छेदा अदाय अक्लेघ अरस्य एतस्य नित्य स्थान सनातन, सनातन से चला आ रहा है, सबका अंत होना। तो इनका जो आंसर जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सी आत्मा होगा। कौन बचता है? आत्मा। कहना क्वेश्चन नंबर 4, कहना हंती न हंतिते चा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही राइट है। कौन हंस नहीं होता? हंती ना हन्यते। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कम आपह ना क्लेदयंती, देखिए पैराग्राफ आप आराम से पॉज करके पढ़ लीजिए, पढ़ लेना फिर आराम से क्वेश्चन हो सकते हैं। कम आपह ना क्लेदयंती, इसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, संस्कृत है। कहे आपह ना क्लेदयंती, क्लेदयंती, क्लेद नहीं रहता हमेशा किसमें? शरीर में या विदेह में, आत्मनाम में, आत्मानम में, अंगम में, सब में क्लेद हो जाता है, बट आत्मा ही सुरक्षित रहती है, हमारी शुद्ध रहती है, पवित्र रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। देखिए हो जाते हैं अपने एक गद्यांश क्वेश्चन खत्म होते हैं और चलते हैं अपन व्याकरण की ओर। सबका अपना अपना रोल होता है, व्याकरण हो, गद्यांश हो, पद्यांश हो, शिक्षण विधियाँ हो, भाषा में, सत्य की लाइफ में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जननी का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो जननी का, देखो जननी का पर्यायवाची मतलब माता का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान देना अपन को। क्या नहीं है? धात्री, माता, जन्मदात्री, ऑप्शन नंबर डी जनक। क्या नहीं है पर्यायवाची? देखते ही बता देंगे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जनक, क्योंकि धात्री मतलब माता ही होता है, माता मतलब जननी होता है, और जन्मदात्री जन्म देने वाली कौन होती है? माता ही होती है। लेकिन जनक जो होता है वो पिता का पर्यायवाची है, जो ना कि माता का या जननी का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देव ऋषि में संधि है, देव धन ऋषि से मिलाकर के कौन बन जाता है? क्या बन जाता है? ये संधि विच्छेद किसका है? देवर्षि, देवर्षि बनता है क्या? देवर्षि बनता है या देव ऋषि बनता है? संधि विच्छेद तो सीखे होंगे, व्याकरण के क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है देवर्षि, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, के अध्ययन के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है? यदि वेदों का अध्ययन करना है तो क्या हमें अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हिंदी का, सी संस्कृत का, डी प्राकृत भाषा का। किस भाषा का अध्ययन करना आवश्यक है वेदों के अध्ययन के लिए? अब आप सोचिए, वेद लिखे कई में, क्या अंग्रेजी से लिखे हैं, हिंदी की, संस्कृत या प्राकृत? तो ऑप्शन नंबर राइट है, सबसे कुछ सरल क्वेश्चन होगा, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
हमें संस्कृत का अध्ययन करना आवश्यक है यदि हमको वेद पढ़ने हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। अस्थि में लकार है। लकार पढ़े होंगे। लकार मतलब टेंस, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल जिससे संबंधित होते हैं संस्कृत में यह लकार। अस्थि में कौन सा लकार है? लट लकार ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लंग लकार, ऑप्शन नंबर सी लोट लकार, डी लट लकार। क्या आएगा आंसर राइट? अस्थि मतलब है ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर राइट होगा। ये कौन सा है? लंग लकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदों की संख्या है। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का सबसे इजी क्वेश्चन जो कि अपन पहले से ही पढ़ते आते हैं, 5th 6th से चालू हो जाता है। 3, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। कितनी होती है वेदों की संख्या? जल्दी बताइए, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे प्राचीन वेद जो बोला जाता है वो ऋग्वेद है, और दूसरे नंबर का वेद कौन सा है? यजुर्वेद है, तीसरे का सामवेद है, और जो लास्ट वेद है जिसमें अपन देखते हैं अंधविश्वास वगैरह होते हैं तो वो है अथर्ववेद, 4th नंबर का वेद है। ठीक है, सबसे लास्ट का बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज अपनी स्लाइड का, अपने प्रैक्टिस सेट का। देखिए, हमने कोई क्वेश्चन रखे हैं ना तो ज़्यादा टॉप हार्ड पेपर के अनुसार हैं ये, जैसे ना ज़्यादा इजी है और ना ज़्यादा ही कठिन पूछे गए हैं। पेपर में भी आता है जो पेपर, तो उसमें भी ना ज़्यादा कठिन होते हैं ना ज़्यादा, कुछ क्वेश्चन होते हैं कठिन जो क्वालिटी बताते हैं अपनी, और कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। उसी के अनुसार ही हमने अपना पेपर बनाया था। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को देखें, शेयर करें, इच्छा हो तो लाइक करें। यदि आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि संस्कृत की वीडियो है भाई, मेहनत तो बहुत लगती है टाइप करने में। उमेश और हाँ, इतना ज़रूर बता दें कि आपके नंबर कितने आए हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लगता हो संशोधन करना हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या है? उमेश का संधि विच्छेद है। ये देखिए, उमा धन ईस, ऑप्शन नंबर बी ऊ धन मेष, ऑप्शन नंबर सी उमे धन सा, ऑप्शन नंबर डी उम धन ईस। तो उमेश में कौन सी संधि आएगी? गुण संधि है। आ और ई मिलाने से ए बन जाता है जिसमें, तो आंसर जो राइट होगा वो वही होगा जिसमें हमने ए हमारे ऑप्शन में नहीं लिखा था, उमा धन ईस, उमेश। आ और ई के मेल से गुण संधि बनती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब जैसा भी आपको क्वेश्चन का लेवल या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें।